हिंद साथियों, अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं उपभोक्ताओं के अधिकार और उनके संरक्षण के बारे में, अर्थात कंज्यूमर्स के राइट और उनके प्रोटेक्शन के बारे में। अगर मुख्य परीक्षा के सिलेबस की दृष्टि से देखा जाए तो द्वितीय प्रश्न पत्र में उपभोक्ता फोरम नाम से इसका स्पष्ट वर्णन है। साथ ही वर्ष 2019 के सिलेबस में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का वर्णन किया गया है। आज के इस वीडियो में हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे वर्ष 2019 में हुए उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम की भी। आइए सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं उपभोक्ता संरक्षण के एक सामान्य से परिचय से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण एक प्रकार का सरकारी नियंत्रण है जो कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है, अर्थात सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए इसका प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी ऐतिहासिक एवं वैश्विक पृष्ठभूमि को। विश्व में बेहतर तरीके से अगर बात की जाए उपभोक्ता अधिकारों की तो वर्ष 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति JF कैनेडी ने सर्वप्रथम उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात की। इसी को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1985 में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में विश्व में वैश्विक दृष्टि से दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की विस्तार से चर्चा की गई है। इसी को ध्यान में रखकर 15 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आइए अब हम चलते हैं भारत में उपभोक्ता संरक्षण की पृष्ठभूमि में। भारत में सर्वप्रथम प्रयास 1966 में JRD टाटा जी के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की स्थापना मुंबई में की गई। यह भारत में सर्वप्रथम प्रयास माना जाता है। इसी के साथ देश में उपभोक्ता के आंदोलनों की शुरुआत भी हुई। वर्ष 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया, जो भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की दिशा में एक विस्तृत कदम था। इसी को ध्यान में रखकर 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यह मनाया जाना वर्ष 2000 से प्रारंभ हुआ। आगे अब हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में। इसमें 31 धाराएं एवं 4 अध्यायों में उपभोक्ताओं के हितों के बारे में स्पष्टता वर्णन किया गया है। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 2 में उपभोक्ताओं की परिभाषा बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान अथवा सेवाएं खरीदता है वह उपभोक्ता कहलाता है। यहाँ यह स्पष्ट है कि व्यक्ति को स्वयं के उपयोग के लिए ही सामान खरीदेगा तभी वह उपभोक्ता कहलाएगा। साथ ही अब हम जान लेते हैं उपभोक्ताओं के अधिकारों को। सर्वप्रथम उपभोक्ताओं को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। सूचना प्राप्त करने से तात्पर्य किसी भी वस्तु को जो वह खरीदता है उसके संबंध में वह कैसे बनी है, कहाँ बनी है, इसकी जानकारी उसे होना चाहिए। साथ ही साथ अगर उसे इस संबंध में कोई त्रुटि मिलती है तो वह उसे सुनवाई का अधिकार मिलेगा। साथ ही साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट आदि तथा वह सभी इंग्रेडिएंट जो इसमें उस वस्तु में उपस्थित होते हैं उनके संबंध में जानकारी होना चाहिए, जिससे वह सुरक्षित महसूस करे। साथ ही साथ उसे शिक्षा का अधिकार होना चाहिए कि इस वस्तु का निर्माण कहाँ किया गया है, कैसे किया गया है। साथ ही साथ उसे चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी वस्तु वह जिस कंपनी की खरीदना चाहता है वह आराम से खरीद सकता है। साथ ही साथ यदि उसके हितों का गलत उपयोग किया जाएगा तो उसे क्षति प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। आइए अब हम देखते हैं इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में हुए कुछ संशोधनों को। वर्ष 1993 में और 2002 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। साथ ही साथ हाल ही में वर्ष 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया गया। यह पूरी तरीके से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा, अतः हमें इसे जानना आवश्यक है। आइए सर्वप्रथम हम जान लेते हैं इस संशोधन के उद्देश्यों को। भारत में भ्रामक विज्ञापनों, डिजिटल लेन देन एवं ई-कॉमर्स से जुड़ी समस्याओं को बेहतर तरीके से दूर करने के लिए तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए इसका निर्माण किया गया है।
आइए अब हम देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को। यदि इस संशोधन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व की बात की जाए तो इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन अर्थात सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह एक संवैधानिक निकाय की कमी को भी दूर करेगा। इसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने, साथ ही साथ अधिकारों को लागू करने में भी यह मदद करेगा। यह अधिनियम के उल्लंघन, उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार, झूठे और भ्रामक विज्ञापनों संबंधी मामलों को रेगुलेट करेगा। यह उपभोक्ताओं की आवाज सिद्ध होगा और उपभोक्ताओं का रिप्रेजेंटेशन भी करेगा। रिप्रेजेंटेशन से तात्पर्य यदि किसी एक उत्पाद से कई हजार उपभोक्ताओं को समस्या हो रही है तो कई हजार केस दर्ज करने से बेहतर होगा कि यह प्राधिकरण स्वयं एक कंप्लेंट फाइल करेगा और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पर यह कानूनी कार्रवाई करेगा। अर्थात यह प्राधिकरण भारत में उपभोक्ताओं से संबंधित हितों के लिए त्वरित न्याय की व्यवस्था करने का प्रावधान करता है। आइए इस प्राधिकरण की कुछ शक्तियों को जान लेते हैं। यदि ग्राहक के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता है एवं उसे गलत चीजें प्रोवाइड की जाती हैं तो यह प्राधिकरण उस व्यक्ति के साथ या उस कंपनी के साथ 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, साथ ही साथ इसे दोबारा करने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूल सकता है। इस जुर्माने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति पहली बार ऐसी हरकत करता है तो उसे 2 वर्ष तक की सजा, साथ ही साथ दोबारा अगर करने पर 5 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ इन उत्पादों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि यदि अगर इसका गलत तरीके से प्रचार किया जाता है तो 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक का प्रतिबंध भी यह प्राधिकरण उस उत्पाद पर लगा सकता है। आइए इसके हम दूसरे महत्वपूर्ण तत्व की ओर चलते हैं। तो इसका दूसरा महत्वपूर्ण तत्व उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है। वर्ष 2019 में हुए संशोधन से पहले जिला उपभोक्ता फोरम के पास 20 लाख रुपए तक के केसेस ही पहुंच सकते थे, किंतु अब 1 करोड़ रुपए तक के केसेस को जिला उपभोक्ता फोरम सुन सकता है। साथ ही साथ राज्य उपभोक्ता फोरम की बात की जाए तो यह पूर्व में 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के केसेस की सुनवाई कर सकता था। अब इसकी शक्तियों को बढ़ाकर 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के लिए अब यह सीमा 10 करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित की गई है। यह 1986 के परिदृश्य से हटकर वर्तमान परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता को सिद्ध करने के लिए किया गया है। आगे हम चलते हैं इसके तीसरे सबसे प्रमुख तत्व प्रोडक्ट लायबिलिटी के बारे में। प्रोडक्ट लायबिलिटी से आशय उत्पाद के निर्माता और सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी से है। इसे ऐसे समझा जाए कि यदि कोई उत्पाद भ्रामक विज्ञापनों के द्वारा और गलत तरीके से वस्तु को बेचने का प्रयास करता है तो उस संबंध में ग्राहक को मुआवजे का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसे कुछ एग्जाम्पल से हम समझें तो यदि कोई वस्तु आप खरीद के लाते हैं और कुछ ही दिन में अर्थात गारंटी पीरियड में अगर उस वस्तु में कोई डिफॉल्ट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उत्पादक का यह कर्तव्य होगा कि इसके संबंध में वह कार्रवाई करे और उपभोक्ता को दूसरी वस्तु प्रदान करे। कई बार हमें देखने को मिलता है कि कहीं कहीं मकान मालिक किसी किराएदार से गलत तरीके से बिहेव करते हैं एवं 10 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसी मांग भी कर देते हैं। यह भी एक गलत प्रैक्टिस है। कई बार हम देखने को मिलता है कि पानी का यूज करें और इस पानी के उपयोग से आपको बीपी नहीं होगा, इस पानी से आपके बाल नहीं झड़ेंगे, गोरे होने की क्रीम आदि भ्रामक विज्ञापनों की हम विस्तृत देखने को मिलता है। इस संबंध में उत्पाद के निर्माता और उसके सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी इस एक्ट के तहत की गई है। साथ ही साथ इस उत्पाद का जो भी एडवर्टाइज करता है, कई बार हमें देखने को मिलता है कि कई सेलिब्रिटीज इस उत्पाद का विज्ञापन करते हैं। तो इस संबंध में पूर्व में 1986 में उनके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं था, किंतु अब उनके लिए भी इस संबंध में कानूनी प्रावधान किया गया है कि यह आपकी जिम्मेदारी होगी। आगे हम बात करते हैं इसके चौथे महत्वपूर्ण तत्व की। तो इसमें न्यायालय में सुनवाई के संबंध में इसका वर्णन किया गया है।
इस संबंध में जब संसदीय समिति की चर्चा चल रही थी तो वहां यह जानने को मिला कि उपभोक्ताओं से संबंधित केसों में भारत में इनके निवारण में लगभग 12 से 13 महीने का औसत समय लगता है एक केस को निपटाने में। इस समस्या को दूर करने के लिए इस एक्ट में विस्तृत प्रावधान किया गया है। यदि इस डिले होने को, इस औसत समय लगने का कारण अगर जानने को देखा जाए तो यहाँ जानने को मिला कि लॉयर्स की प्रोसीडिंग में अधिक समय लग जाता था। कोई भी उपभोक्ता एक लॉयर करता था, फिर उसके संबंध में उसे अधिक समय लग जाता था। किंतु इस एक्ट के तहत एक विस्तृत प्रावधान किया गया है कि 20 लाख रुपए तक के केसों में अब किसी भी उपभोक्ता को कोई भी लॉयर अर्थात वकील करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उपभोक्ता अपना केस स्वयं लड़ सकता है। यह त्वरित न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे हम बात करते हैं पांचवें प्रमुख तत्व की। तो इसमें कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस निर्धारित किया गया है। पूर्व में यह था कि यदि कोई कंपनी गुड़गांव से अपना व्यापार चलाती है या उसका हेड ऑफिस गुड़गांव में है और किसी उपभोक्ता को उस वस्तु में कोई डिफॉल्ट मिलता है तो गुड़गांव जाकर केस दर्ज करना होता था। किंतु आधुनिक समय में जब हम सारे काम डिजिटल लेन देन के थ्रू करते हैं तो यहाँ यह निर्धारित किया गया है कि अब कंपनी का कोई भी अगर उपभोक्ता है, अगर वो केस दर्ज कराना चाहता है तो देश में कहीं भी ऑनलाइन माध्यम से केस दायर कर सकता है। यहाँ एक बात और स्पष्ट होना आवश्यक है कि उपभोक्ता के संबंध में जो आजकल ई मार्केटिंग चल रही है, इस संबंध में भी एक विस्तृत दिशा निर्देश इस एक्ट के द्वारा लाया गया है। यहाँ स्पष्ट है कि यदि कोई ई कॉमर्स कंपनी जो अपने प्लेटफॉर्म पर किसी वस्तु को बेचती है तो अब उसका भी दायित्व होगा कि वह उस वस्तु की पूर्व में ही जांच करे और आगे उसे बढ़ाए, अन्यथा उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है। साथ ही हम देखते हैं प्रचारकों पर भी कानून का प्रावधान किया गया है जिससे उनकी जिम्मेदारी भी तय हो। आइए अब हम देख लेते हैं इस एक्ट को अर्थात भारत में उपभोक्ताओं के हितों को और अधिक सुदृढ़ करने और उनके संरक्षण के लिए कोई कौन अन्य उपाय अपनाए जा सकते हैं। यहाँ हमें यह देखने को मिलता है कि जैसे हमने पूर्व में भी बात की कि कई कई केसों में बहुत अधिक समय लग जाता है। इस समय में लगने में एक प्रमुख कारण यह भी है कि उस वस्तु की टेस्टिंग नहीं हो पाती है। अतः देश में आवश्यकता है कि वस्तुओं की टेस्टिंग के लिए और अधिक लैब बनाई जानी चाहिए जिससे किसी भी वस्तु की तुरंत टेस्टिंग की जा सके और उस सामान को बाजार में प्रस्तुत किया जा सके। दूसरा अगर बात करें तो जो अभी प्राधिकरण का गठन किया गया है उसमें कुछ शक्तियां कमी है, उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। साथ ही साथ जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में एक महत्वपूर्ण समस्या, एक सामान्य सी समस्या बात करें, यह देखने को मिलती है कि वहाँ स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी के कारण कई केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं एवं समय अधिक लगता है। आवश्यकता है कि उन उपभोक्ता फोरम में भी जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में कर्मचारियों की संख्या और अधिक बढ़ाई जाए जिससे तुरंत निपटारा किया जा सके। साथ ही साथ उपभोक्ताओं को और अधिक जागरूक बनाने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, किंतु उपभोक्ताओं में अधिकारों के प्रति समझ न होने के कारण यह अधिनियम अपना वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रहा है। अंत में निष्कर्षतः यही कहा जाएगा कि जब तक उपभोक्ता अपने कदम खुद आगे नहीं बढ़ाएंगे, उपभोक्ता स्वयं जागरूक नहीं होंगे, जागो ग्राहक जागो का लोगो कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। साथ ही साथ उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों को जानना होगा और उनके लिए कदम बढ़ाने होंगे जिससे इस समस्या का निस्तारण होगा एवं इस एक्ट का विश्वसनीयता भी सिद्ध होगी। आइए